तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 है हमारा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम बात करेंगे परावर्तन के बारे में। जो भी बातें थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए जो हमको आगे करना है। फिलहाल अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हमको बात करना है। देखो, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास में नजर आती है आए दिन। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं नजर आती है। जब हम एक पेंसिल या कलम को अगर खाली गिलास में रख के, शीशे के गिलास में, तो वो मुड़ी हुई प्रतीत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर में अगर हम पानी डालते हैं तो या तो पेंसिल टूटी हुई नजर आती है या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरी घटना भी है हमारे पास। ये देखो, पानी में सिक्के को डाल दो तो सिक्का थोड़ा बड़ा दिखेगा और उठा हुआ दिखेगा। ये भी घटना क्यों होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब यहाँ पर सवाल उठता है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसको बोलेंगे? परावर्तन के बारे में तुमको पता है। प्रकाश जाएगी, किसी प्रकाश स्रोत से निकलेगी, टकराएगी, वापस हम तक पहुंचेगी तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और ये जो प्रकाश टकरा कर लौटती है इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। बिल्कुल सही, प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। जब प्रकाश, यहाँ पर देखो, अब प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए ना पहले हमको समझना पड़ेगा कि माध्यम क्या होता है। तो पहले माध्यम के बारे में बात कर ले, उसके बाद हम अपवर्तन के बारे में बात करते हैं, है ना। चलो आ जाओ। तो हमको बात करना है यहाँ पर माध्यम के बारे में। माध्यम क्या है? जिस भी पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश गुजरता है उसको हम लोग माध्यम बोलते हैं। अब प्रकाश किसी न किसी पदार्थ से होकर गुजरेगा और प्रकाश अगर किसी पदार्थ से गुजर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो पदार्थ पारदर्शी है। तो जिस भी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं माध्यम। अब माध्यम किसको किसको बोल सकते हैं, उदाहरण के लिए बता दो। तो माध्यम, देखो, पारदर्शी की बात कर रहे हैं तो कांच हो जाएगा, कांच से प्रकाश गुजर सकती है। पानी पारदर्शी होता है, पानी से पदार्थ गुजर सकती है। तो ये जो है ना, इसके अलावा हम बात कर ले, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा से प्रकाश गुजर सकती है। तो ये सारे पदार्थ वे सारे पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश गुजर सकती है उसको हम लोग माध्यम बोलेंगे। ठीक है। और माध्यम होते हैं दो प्रकार का। कौन कौन से? एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। यहाँ देख लो, माध्यम कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा सघन माध्यम, एक हो जाएगा विरल माध्यम। अब भाई साहब, यहाँ पर तो ये तो समझ में आ गया कि माध्यम क्या होता है, लेकिन फिर फंसाने वाली बात कि सघन माध्यम आ गया और विरल माध्यम आ गया। किसको बोलेंगे सघन माध्यम और किसको बोलेंगे विरल माध्यम? देखो, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं सघन और विरल माध्यम के? देखो, बहुत आसान तरीका है, समझ पाओगे। कैसे समझेंगे? आ जाओ। तो हम बात कर रहे थे माध्यम को कैसे समझ सकते हैं कि माध्यम होता क्या। बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास। देखो, यहाँ से हमने क्या कहा, मान लो हमारे पास एक ट्रेन है। ट्रेन का जो डब्बा होता है जिसको हम लोग बोगी बोलते हैं, और ट्रेन में होता है दो गेट। क्या होता है? दो गेट होता है, एक यहाँ पर मान लो और एक यहाँ पर मान लो। अब सपोज हमारे पास दो बोगी है, ठीक है। ये ट्रेन के दो बोगी है। अब चक्का उक्का लगाने रहे क्योंकि हमको माध्यम समझाना है। अब यहां से निकल के मान लो यहाँ पर जो है ना, ये जनरल बोगी है। अब हमको पता है जनरल बोगी होगा तो बहुत सारे लोग इसमें होंगे। इस ट्रेन के अंदर में बहुत सारे लोग होंगे बोगी के अंदर में। अब अगर किसी व्यक्ति को इस गेट से अगर दूसरे गेट तक जाना है तो समय ज़्यादा लगेगा और व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हटाते हुए जाएगा। ठीक है। इसमें देखो क्या है कि व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल्स, अगर हम किसी पदार्थ की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होगा और इसमें हम स्लो चल पाएंगे। जो जनरल बोगी है ट्रेन का उसमें हम लोग स्लो चल पाएंगे। तो ये जो माध्यम होता है जिसमें हम स्लो चल पाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम। क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोल देंगे। अब दूसरा है हमारा रिजर्वेशन वाला बोगी। अब रिजर्वेशन वाले बोगी में हमको पता है सीट वाइज ही आदमी होगा, यानी कि सीट पर ही होगा, रास्ता बिल्कुल क्या होगा? खाली होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल के बिल्कुल आसानी के साथ तेज गति से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों की संख्या कम है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है इसमें क्या होता है? कम होता है।
और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तेजी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो ये उदाहरण हमने क्यों लिया, सघन माध्यम और विरल माध्यम को समझाने के लिए ये उदाहरण हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो सघन माध्यम क्या होता है, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है उसको हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है उसको हम लोग सघन माध्यम बोलेंगे। सघन माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसको हम लोग सघन माध्यम बोलेंगे, और विरल माध्यम का मतलब होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसको हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। इसको यहाँ से डिफिनीशन में देख सकते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसको हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसको हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। देखो सघन माध्यम मतलब प्रकाश की चाल क्या होगा, कम की ज़्यादा, कम होगा। विरल माध्यम मतलब प्रकाश की चाल कम की ज़्यादा, ज़्यादा होगा। तो ये बातें हमको समझ में यहाँ से आ जाती है, सघन माध्यम किसको बोलेंगे और विरल माध्यम किसको बोलेंगे। अब यहाँ पर एक और बात हमको समझ लेना है कि जब भी हम सघन माध्यम और विरल माध्यम की बात कर रहे हैं तो दो माध्यम को एक साथ लेंगे तभी एक सघन बनेगा और दूसरा विरल बनेगा। और दूसरी बात करें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन भी तभी संभव होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो। ऐसा नहीं है सिर्फ हवा में ही प्रकाश चल रही है तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। सिर्फ एक माध्यम में यदि प्रकाश चले जा रहा है तो उसका अपवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक बात समझना है, क्या चीज़, प्रकाश के सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। चलो जी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और डिटेल के साथ इसको क्या करते हैं समझ लेते हैं। यहाँ देखो बातें क्या है, मान लो हमारे पास इस तरह से एक क्या है, ग्लास है। ग्लास मतलब बोले तो ये हमारे पास एक ग्लास है, मतलब कांच है। अब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है और कांच के अंदर प्रवेश कर रही है, इस तरह से कांच के अंदर प्रवेश कर रही है। तो एक तो माध्यम हमारे पास क्या है, हवा है, और दूसरा माध्यम हमारे पास क्या है, कांच है, जो कि यहाँ पर है। तो किसको सघन बोलेंगे और किसको विरल बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है कि निर्वात या हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। कितना, या बोलो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल। और कांच में प्रकाश की चाल होती है हमारा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कम किस में है प्रकाश की चाल, जरा बता दो। कम है कांच में, और ज़्यादा किस में है, ज़्यादा है हवा में। इन दोनों माध्यम में अगर बात करें, हवा और कांच में बात करेंगे तो कौन सघन कौन विरल, हवा और कांच में बात करेंगे कौन सघन माध्यम होगा कौन विरल माध्यम, किस किस में, हवा और कांच में यदि हम बात करें तो कौन सघन माध्यम होगा कौन विरल माध्यम होगा। हमको पता है हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो ये हो जाएगा विरल माध्यम, प्रकाश की चाल ज़्यादा मतलब विरल माध्यम, और कांच में प्रकाश की चाल कम है तो ये हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बातें यहाँ से क्लियर हो जाती है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। अच्छी तरह से बातें यहाँ से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया तो एक उदाहरण और ले लो। चलो मान लो हमारे पास, चलो जी ये जो है ये हमारे पास पानी है, क्या है, ये पानी है। प्रकाश की किरण हवा से आ रही है और पानी में प्रवेश कर रही है, ठीक है, हवा से आ रही है पानी में। हमको पता है प्रकाश की चाल जो हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और पानी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में है, ज़्यादा हवा में है और कम है पानी में। तो इस दोनों में देखेंगे, हवा और पानी में देखेंगे कौन सघन कौन विरल। हमने क्या कहा कि सघन विरल के बारे में जब भी बात करेंगे तो दो माध्यम हम लेंगे ही, अकेले अकेले ना ही कोई सघन होगा ना ही कोई विरल होगा। तो यहाँ से देखो क्या है, हमारा हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, हवा विरल माध्यम हो जाएगा। और पानी में प्रकाश की चाल कम है तो पानी हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। बातें समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज और बचता है हमारा, अगर हमको बताना हो कांच और पानी में कि कौन सघन कौन विरल, तो क्या बोल सकते हैं, बता दो जरा। कांच और पानी में कौन सघन कौन विरल, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर कमेंट करो, बताओ। अगले वीडियो में जब आएंगे तो इसका आंसर हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन को हमको समझना है, प्रकाश का अपवर्तन
किस तरह से होता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन कहाँ पर होगा, पहले बात तो ये समझ लो, जहां पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, कहां पर होगा, जहां पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी वहां पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब कैसे समझ सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन को, आओ जरा बात करें। चलो जी, ये देखो यहां से अपने को, चलो ये ले ली। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझना है हमको, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हम एक कांच का बॉक्स लेते हैं इस तरह से, ये हमारा कांच का बॉक्स आ गया, ये हमने इस तरह से ड्रॉ किया, तो इसका हम नाम भी दे देते हैं। चलो ABCD एक कांच है, ठीक है, कांच की सिल्ली है बोल सकते हैं, मतलब समझ लो कांच है। ठीक है अब मान लो ये हमारा टॉर्च है, ये क्या है, हमारा टॉर्च है, इससे कोई प्रकाश की किरण निकलती है और प्रकाश की किरण निकल के कहाँ पड़ रही है, कांच की सतह पे पड़ रही है। फिर यहाँ से ये किरण क्या, जैसे कांच की सतह पे पड़ती है और जो प्रकाश किरण जब अंदर जाएगी तो ये थोड़ा यहाँ से क्या होगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्या होगा, मुड़ जाएगी। ठीक है, अब ये जो मुड़ रही है ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या सिर्फ हमको इतना समझना है, नहीं, सिर्फ इतना नहीं समझना है, यहां पर हमको और भी बातें समझनी है। क्या, देखो DC क्या है, DC एक सतह है जहां से दो माध्यम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। मतलब इससे पहले कौन सा है, मतलब DC से पहले कौन सा है, ये हवा है हमारा, और DC के बाद क्या शुरू हो रहा है, कांच शुरू हो रहा है, दो माध्यम है। तो मतलब DC एक सतह है जिससे दो माध्यम अलग हो रहे हैं, एक विरल माध्यम होगा, एक सघन माध्यम। तो हवा हमारा विरल माध्यम है और कांच हमारा सघन माध्यम। ठीक है, तो यहां पर हमको समझना है, जो किरण है ना, जो किरण सबसे पहले दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से आके टकराती है, ठीक है, उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। यहां से ये समझना है हमको, आपतित किरण किसको बोलेंगे, जो किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से आके टकराती है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन है लिखा हुआ, मिल जाएगा। क्या इतना भी याद रख रहे हैं कि हमने उसमें भी बताया था, दर्पण में भी आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। मतलब जो टॉर्च से प्रकाश किरण निकल के आ रही है और उस सतह से टकरा रही है जहां से दो माध्यम अलग हो रही है। मतलब कहने का, यहाँ से कांच शुरू हो रहा है, यहाँ पर हवा खत्म हो रहा है, हवा वाला माध्यम, तो यहाँ से टकरा कहाँ रहा है, कांच से आके टकरा रहे, मतलब ऊपर वाली सतह से टकरा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस किरण को हम लोग, मान लो ये A है, ये O है, AO किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, AO को बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोल देंगे, आपतित किरण। ठीक है, नेक्स्ट हमको समझना है आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है, दो सतह जहां पर एक दूसरे, दो माध्यम जिस सतह से एक दूसरे से अलग हो रहा है, उस सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकरा रही है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। नहीं समझ में आया, देखो ये DC सतह है, ये DC सतह है, इससे आपतित किरण जो है ना, AO आपतित किरण O बिंदु पर आकर DC से टकरा रही है, O बिंदु पर आकर के DC से टकरा रही है। ये वाला जो O बिंदु है ये क्या कहलाएगा, बिंदु O क्या कहलाएगा, बिंदु O आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु। ठीक है, ये समझ में आ गई। आने वाली किरण आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रही है सतह से उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, और मुड़ करके जाती हुई, मुड़ करके दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण बोलते हैं। इसको मान लेते हैं B। ठीक है, हमने क्या कहा, मुड़ करके दूसरे माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। मतलब OB जो है हमारा है अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण। यहां तक हमने क्या समझा, जो प्रकाश की किरण सबसे पहले आकर सतह से टकरा रही है आपतित किरण है, जिस बिंदु पर टकरा रही है वो आपतन बिंदु है। प्रकाश की किरण आपतित किरण है ना,
मुड़ करके जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किरण जो है वो क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। अब अभिलंब क्या होता है ये भी समझो। अभिलंब क्या होता है? ये हमारा हो गया एन डैश मान लेते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है, लंब खींचने का मतलब क्या है कि मान लो ये हमारा एक रेखा है और इस पर लंब खींच रहे, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए हम एक दूसरा लाइन इस प्रकार से खींच रहे हैं, दूसरा किरण हम इस प्रकार से खींच रहे हैं, तो वो लंब होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपतन बिंदु पर जो भी हम लंब खींचेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। बातें समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बातों को हमको फिर से समझ लेना है। ठीक है, आ जाओ, इतनी बातों को हमको फिर से समझना है। क्या कहा हमने? हमने कहा कि ये जो है ABCD एक कांच का टुकड़ा है या कांच की आयताकार सिल्ली है। ठीक है, जिसको हम ABCD, ये कांच की आयताकार सिल्ली है। एक प्रकाश की किरण है जो आकर के दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह से इस प्रकार टकराती है और दूसरे माध्यम में जाके इस प्रकार से हमारा मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, मान लो ये A है और ये O है, तो AO जो प्रकाश के स्रोत निकल करके कांच के सतह से टकरा रही है, कांच के ऊपरी सतह से जो टकरा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। तो इसको क्या बोल देंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोल देंगे? आपतित किरण। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रही है कांच के सतह से उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोल देंगे? आपतन बिंदु। क्लियर है? ठीक है, दूसरे माध्यम में, यानी पहले माध्यम से तो आपतित किरण आ गया, दूसरे माध्यम में मुड़ करके जाती हुई प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं या अपवर्तित किरण बोलते हैं ना। हाँ, ये हो गया हमारा अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया हमारा? अपवर्तित किरण। ये देखो, ये हो गया अपवर्तित किरण। इतनी बातें समझ में आ गई। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको तो आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर एन डैश अभिलंब डाला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब बोलेंगे। तो एन डैश क्या है? हमारा अभिलंब है। ये हो गया आपतित किरण। AO आपतित किरण, OB हमारा अपवर्तित किरण, O हो गया आपतन बिंदु और एन डैश हो गया अभिलंब। अब हमको समझना है कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण क्या होता है? तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। हमने क्या कहा? आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, इसके बीच या इसके द्वारा जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन। सूचित करते हैं I से। ठीक है, इसी तरह से अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण या ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, इसके द्वारा या इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? अपवर्तन अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपतित किरण, ये हो गया हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच या उसके द्वारा जो कोण बनेगा अपवर्तन कोण बनेगा। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित इतनी बातें हमको यहाँ पर समझ लेना जरूरी था, ये हमको काम में यहाँ पर आने वाला है। ठीक है जी, चलो, ये सारी डिफिनीशन यहाँ पर है, एक बार डिफिनीशन देख लो जरा सारा। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लो। तो ये कुछ बातें जो हमको यहाँ से जाननी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा? बहुत सारी बातें हमने समझा और इसके अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और बातों के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में।